हेलो दोस्तों, पर्सनल फाइनेंस के बारे में और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को कुछ स्टेप्स बताऊंगा जो आपको एक फाइनेंशियल प्लान करने से पहले ध्यान में रखना चाहिए। ये स्टेप्स बहुत ही इजी है और आपको आपकी फाइनेंशियल प्लान कंटिन्यू करने में बहुत हेल्प करेगी। और एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान आपको बहुत अमीर बना सकता है। आपने भी कभी ये नोटिस किया होगा कि आपका ही कोई दोस्त आपके जितना ही कमाता है मगर फिर भी आपसे थोड़ा अच्छा, थोड़ा अप स्टैंडर्ड लाइफस्टाइल जीता है। और वो क्यों? वो इसीलिए क्योंकि वो अपने पैसे को बहुत अच्छे से मैनेज करता है और उसे हम मनी मैनेजमेंट बोलते हैं। मगर इंडिया में अभी भी बहुत लोगों को मनी मैनेजमेंट की बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में पता ही नहीं है। इसका मेन रीजन यही है कि ये किसी भी स्कूल में या कॉलेज में सिखाया नहीं जाता। इसीलिए मैं प्रीतम चंद्रादे आप सभी को मनी मैनेजमेंट के बारे में कुछ बेसिक चीजें बताऊंगा ताकि आप एक अच्छा फाइनेंशियल प्लान बना के अपने पैसे को काम पे लगा सको। है ना इंटरेस्टिंग? तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि आप लोगों ने मेरे पहले की 2 वीडियोस को बहुत बहुत सारा प्यार दिया है। मुझे बहुत सारा मेल मिला है फाइनेंशियल प्लानिंग के रिलेटेड, तो इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है सबको रिप्लाई देने में। मैं आज शाम तक सबका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर कोई नया व्यूअर है तो मैं उनको आग्रह करूंगा कि आप प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं ऐसा ही अच्छे वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। ये 5 पॉइंट्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगा ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो आप ये वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला पॉइंट, एसेट्स और लायबिलिटीज़ में फ़र्क समझना। एसेट्स वो चीज़ होता है जिसका वैल्यू समय के साथ साथ बढ़ता रहता है, जैसे कि गोल्ड, रियल एस्टेट, इक्विटीज और भी अलग अलग इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स। और लायबिलिटीज वो होते हैं जिसका वैल्यू समय के साथ साथ घटता जाता है, जैसे कि कार्स, बाइक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा। आपको आपकी सेविंग्स की ज्यादातर खर्चे एसेट्स के ऊपर करना चाहिए, ना कि लायबिलिटीज के ऊपर। आपका गोल ये होना चाहिए कि आप अपने एसेट्स को जितना हो सके धीरे धीरे बढ़ाते रहो और अपना लायबिलिटीज जितना कम हो सके उतना कम रखो, स्पेशली अगर आपका उम्र 20 से 30 साल के अंदर हो। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे, जो है रेगुलर सेविंग्स। सैलरी आने के बाद सबसे पहला काम जो आप करोगे वो है सेविंग्स। और ये सेविंग्स आपको सिर्फ सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखने से नहीं होगा, ये आपको किसी ना किसी अच्छे इन्वेस्टिंग टूल में इन्वेस्ट करना होगा। और आपको एक इक्विटी ओरिएंटेड स्कीम में ही इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि कोई भी सेविंग्स बैंक अकाउंट या फिर एफडी या और कोई डेट इंस्ट्रूमेंट आपको उतना इंटरेस्ट नहीं दे पाएगा जितना एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट आपको दे पाएगा। एक डेट इंस्ट्रूमेंट में लंबे अवधि के लिए आप जब सेविंग्स करते हो तब आपका जो पैसे का वैल्यू है वो एक्चुअली घट जाता है। अभी आपको लग रहा होगा कि ये कैसा बात हुआ, क्योंकि नॉर्मली एफडीज में तो इंटरेस्ट मिलता है, सेविंग्स बैंक में भी इंटरेस्ट मिलता है, बट यही है मेन प्रॉब्लम। द प्रॉब्लम इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई। ये महंगाई का दर हमारे देश में करीब करीब 6 से 7% एवरेज रहता है। इसीलिए आपको हमेशा ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें आपको ये 6 से 7% से ज़्यादा रिटर्न मिले, वरना लंबे अवधि में आपके पैसे की वैल्यू घटेगी। चलिए एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कैसे। फर्ज कीजिए आपके पास आज 100 रुपया है और आप इस 100 रुपये से 1 किलो चावल खरीद सकते हो। अगर आप इस 100 रुपये को किसी सेविंग्स बैंक अकाउंट में रखते हो, आपको हर साल करीब करीब 3 से लेके 4% तक इंटरेस्ट मिल जाता है। चलिए मैं यहाँ पे 4% पकड़ लेता हूँ, तो भी 1 साल के बाद आपका 100 रुपये 104 रुपया हो जाएगा। मगर इन्फ्लेशन, महंगाई, वो तो 6 से 7% के दर से बढ़ रहा है। तो जो चावल आज 100 रुपया है वो 6% भी अगर बढ़े तो भी 106 रुपया हो जाएगा। तो आज जो चावल आप 100 रुपया में खरीद रहे हो, 1 साल बाद वही चावल आपको 106 रुपया में खरीदना पड़ेगा। बट आपके बैंक में अभी वो 100 रुपया का वैल्यू 103 रुपया या 104 रुपया होगा, 106 रुपया नहीं होगा। तो 2 रुपया आपको अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। इसीलिए मैं बोल रहा था कि आपको ऐसे किसी इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना है जहां पे आपको इन्फ्लेशन से ज्यादा रिटर्न मिले। मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि सिर्फ सेविंग्स अकाउंट में या फिर एफडी में पैसा रखने से आपके पैसे की वैल्यू बढ़ेगी नहीं, बल्कि ज्यादातर टाइम वो घट जाएगी। इसीलिए आपको एक कदम बढ़ा के इक्विटीज की तरफ देखना चाहिए।
और इक्विटीज में सबसे सेफेस्ट ऑप्शन है म्यूचुअल फंड्स। मैंने म्यूचुअल फंड्स के ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है जिसमें मैंने म्यूचुअल फंड के साथ साथ और भी एसेट क्लासेस जैसे गोल्ड, रियल एस्टेट और फिक्स्ड इनकम वो सबको कंपेयर किया है। मैं ऊपर आई बटन पे वो वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप प्लीज उसको देख लीजिएगा। तीसरा पॉइंट है, आपको हमेशा एक से ज्यादा इनकम सोर्सेज रखना चाहिए। आपका जो भी प्रोफेशन है, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, वो आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम हो गया। अभी आपको एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम के बारे में भी सोचना चाहिए। आजकल सेकेंडरी इनकम के बहुत सोर्सेस है। आप अपने टैलेंट के अनुसार एक अच्छा सेकेंडरी इनकम का सोर्स चूज कर सकते हो। आपकी सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम अगर पैसिव इनकम सोर्स हो फिर तो और भी बढ़िया। आपकी पैसिव इनकम सोर्स ऐसा होना चाहिए जो कि आप घर बैठे बैठे कर सको। तो ये स्टेप आपको कोई भी प्रॉब्लम में बहुत हेल्प करेगा। अगर कभी भी आपकी प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम से पेमेंट नहीं आ रहा है, आपके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा, एक सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम रहेगा जहाँ से कि आप अपने डेली के जो खर्चे हैं और जो अपने इन्वेस्टमेंट्स हैं वो आप हर महीने वहाँ से कर पाओ। ये 3 स्टेप्स करने के बाद आपको एक फाइनेंशियल प्लान के बारे में सोचना चाहिए। एक सिंपल और इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लान आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब आते हैं 4th पॉइंट पे, जो है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग फाइनेंशियल प्लानिंग का ही एक पार्ट है, बट मैं इसको अलग से बता रहा हूँ क्योंकि सबके ऊपर टैक्स प्लानिंग एप्लीकेबल नहीं होता है। स्पेशली अगर आप यंग हो, आपने नया जॉब या बिजनेस शुरू किया है, तो आप तब तक टैक्स के दायरे में नहीं आते हो जब तक आपकी सालाना इनकम या प्रॉफिट 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होता है। सो जिनका इनकम सालाना 2.5 लाख से ऊपर है, ये पॉइंट सिर्फ उन्हीं के लिए है। अगर आपका सालाना इनकम या प्रॉफिट 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको ज़रूर टैक्स इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। और 2 सबसे अच्छा टैक्स सेविंग्स इंस्ट्रूमेंट्स है ELSS म्यूचुअल फंड्स, जिसको हम लोग टैक्स सेविंग्स म्यूचुअल फंड भी बोलते हैं, और नेक्स्ट NPS जो कि है नेशनल पेंशन स्कीम। और ये दोनों ऑप्शंस आपको किसी भी सेविंग्स बैंक या FD या कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट से बहुत ज़्यादा रिटर्न देगा। अब आते हैं लास्ट पॉइंट पे, जो कि है एक सिंपल और इफेक्टिव फाइनेंशियल कम रिटायरमेंट प्लान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टेप आपको हमेशा फाइनेंशियली स्टेबल रहने में मदद करेगा। चलिए आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। द अलायंस ऑफ लाइफ टाइम इनकम नामक चैनल के द्वारा USA में एक सर्वे किया गया था जिसमें करीब 3,500 सीनियर सिटीजन्स को एक फॉर्म दिया गया था और उनको ये लिखना था कि उनका सबसे बड़ा टेंशन क्या है। आप ये सुन के चौंक जाओगे कि करीब 80% ने सिर्फ एक चीज़ बोला, और वो है एक प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान का ना होना। और इसका सबसे बड़ा कारण है वेस्टर्न कंट्रीज में सेविंग्स कल्चर ना होना। इसीलिए हम सभी को उनकी ये भूल से सीखना चाहिए और हमको हमेशा सेव करना चाहिए और उस सेविंग्स को एक अच्छा इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर ये 5 पॉइंट आप लोग अपने ध्यान में रखोगे तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओगे। मैं ऑलरेडी एक सिंपल फाइनेंशियल और रिटायरमेंट प्लानिंग के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, आप वो ज़रूर देख लेना। और यहाँ तक देखने के बाद ज़रूर एक लाइक कर देना। अगर अभी भी आपका कोई डाउट है या फिर आपका कोई सजेशन है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी दिया हुआ है, आप उसमें भी मुझे ईमेल कर सकते हो। और जाने से पहले चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी लाता रहूँगा। तो अगले वीडियो तक मैं प्रीतम चंद्रा थे आप सभी से आज्ञा चाहूँगा। थैंक यू सो मच।